तो देखिए, है ना, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन। तो इसमें कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल की हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एलीन सिस्टम की बात करेंगे। एलीन सिस्टम क्या होते हैं? एलीन सिस्टम में कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में पाई बॉन्ड अरेंज होते हैं। ठीक है, एलीन सिस्टम का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड अरेंज इन ए कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर, जबकि किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड लगातार कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में प्रेजेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? एलीन सिस्टम, या इन्हें क्यूमिलीन भी बोल सकते हैं। एलीन या क्यूमिलीन इनको बोला जाता है। अब इसमें जैसे पहला केस है एलीन्स विद इवन पाई बॉन्ड, ऐसे एलीन्स जिसमें इवन नंबर में पाई बॉन्ड हो। इवन जैसे सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है, तो 2 डबल बॉन्ड अगर लगातार लगे हों किसी मॉलिक्यूल में, जैसे ये एक एग्जांपल दिया है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड बेटा कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में अरेंज है, तो ये एक एग्जांपल है आपका एलीन, है ना, एलीन विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल धोखे वाला मॉलिक्यूल होता है। धोखे वाला इसलिए क्योंकि आपसे मैं अगर पूछूंगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं, तो कोई भी होगा जिसको नहीं पता होगा वो क्या है, सीधे सीधे बोलेगा कि हाँ सर है, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, है ना। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा, है ना। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करना चाहिए, जबकि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अच्छा, इसमें कोई कायरल कार्बन भी नहीं है। खास बात है कि ज्यादातर हम लोग ऐसे एग्जांपल अभी तक देखे हैं जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से आती है? कायरल कार्बन की वजह से आती है। इसमें एक भी कार्बन कायरल नहीं है, इसके बावजूद भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऐसा कैसे हो रहा है ना सर? एंगल अब वही समझना है कि ऐसा क्यों तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं कि ऐसा कोई जरूरी कायरल कार्बन का होना नेसेसरी नहीं है। अगर उसमें किसी भी टाइप की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है ना, पी यूएस सी यूएस मेन दो ही हम लोग को वैसे भी पढ़नी है, तो अगर पी यूएस सी यूएस दोनों ही एब्सेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा है? डिसिमेट्रिक है। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस मॉलिक्यूल में बेटा ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। लेकिन जब ये मैं बोल रहा हूँ कि सर इसमें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो आपको लग रहा हो सर है, तो देखिए हमने मैं तो दिख रही है ये वाली प्लेन सिमेट्री। तो इसका आपको रियल स्ट्रक्चर ये देखो दिखाया गया। इसमें ये मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल बोलते हैं एलीन आर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। जैसा ये दिखाया जा रहा है या जैसा ये डायग्राम आपको पेश किया गया है, इस डायग्राम के हिसाब से तो आपको लग रहा है सर ये प्लेनर है ना, लेकिन इसका एक्चुअल 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है या 3 डायमेंशनल जो डायग्राम है वो ऐसा बनता है ना। इस डायग्राम से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो दो ए बी है ना, देखो इसमें ये टर्मिनल पोजीशन पे ये जो दो ए बी है, इनका प्लेन अगर मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन है ना, तो ये जो लास्ट में ये जो दो ए बी जुड़े हुए हैं तीसरे कार्बन पे बेटा, इनका प्लेन एक्स वाई नहीं है, ये बेटा उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई कर रहे होते हैं, है ना। इसको वाई जेड या जेड एक्स जो भी वाई जेड बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का प्लेन ही अलग अलग होता है, इस वजह से ये नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके मन में आ रहा हो सर ऐसा कैसे हो रहा है? हमने तो बचपन में ये पढ़ा था कि ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज जो एटम होते हैं उनके वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल जनरली क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। लेकिन ये बात जब 11th में पढ़ाई जाती है तो वहां भी एक वर्ड जनरली लिख दिया जाता है, ये नहीं कभी कहा जाता है ऑल sp2 हाइब्रिडाइज एटम आर प्लेनर, क्योंकि एलीन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो जिनमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने के बाद भी नॉन प्लेनरिटी आ रही, ठीक है। तो अब इसका रीजन समझते हैं कि इसमें नॉन प्लेनरिटी क्यों आ रही है। ये है ना, ये दोनों ए बी
और वो AB, जैसे ये वाला AB इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे, ये मान लो ब्लैक बोर्ड लगे हैं, तो ये वाला AB इस प्लेन पे लाई कर रहा है, YZ प्लेन पे, या इसको YZ मान लो, तो ये XZ मान लो, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये AB और लास्ट में AB, ये सेम प्लेन पे लाई नहीं करते, इस वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है ना। इसमें इसके इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो तब आपको क्लियर होगा कि हाँ सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। फिर अब रीजन क्या है इसका कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये AB वो AB का प्लेन अलग अलग कैसे हो गया, तो उसको बहुत बेसिक वे में समझ सकते हो। देखो इसमें आप अगर नंबरिंग कर दो ऐसे 1 2 3 कर, ठीक है, तो ये कार्बन आपका, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। और इतना सभी लोगों को पता है कि कार्बन की वैलेंस शेल में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p3 है ना। अब इसका वैलेंस शेल का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, तो 2s 2p 2p2 होगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन पे, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है, ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बन जाता है इसका किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। और ऑर्बिटल बेटा जो हाइब्रिडाइज होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड, ठीक है। अब देखो जिस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसका मतलब आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन के वैलेंस शेल का एक s ऑर्बिटल और p में वैसे 3 डब्बे होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 में कोई 2 ऑर्बिटल क्या कर गए, हाइब्रिडाइज कर गए, और उन्होंने बना दिया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो sp2 वाले अच्छा ये पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड, तो डूबे हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज में सिग्मा बॉन्ड। अरे याद करो हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तभी हम लोग निकालते समय उल्टा करते हैं, सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं, उससे हमें प्लस लोन पेयर जोड़ के हाइब्रिडेशन का पता लग जाता है, ठीक है। तो जिस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन, उसका मतलब आप समझ रहे हो, उसके 3 ऑर्बिटल, s का 1 p के 2 हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। अच्छा तो p में कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं ऑर्बिटल, एक px होता है, px py pz, एक p, ठीक है। अब इसमें मैंने मान लिया कि ये शुरुआत वाले 2 हाइब्रिडाइज हो गए, px py हाइब्रिडाइज हो गए, तो इसका बचा कौन सा ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, प्योर ऑर्बिटल pz, और प्योर ऑर्बिटल ऑलवेज मेक्स पाई बॉन्ड, हमेशा प्योर ऑर्बिटल जो होता है वही पाई बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब इस कार्बन का ये जो इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाया गया, इस कार्बन का ये जो ऑर्बिटल होगा ये कौन सा होगा, ये होगा pz वाला जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। हाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी है, खाली नहीं हो, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्पर्स कर रही है ना, उसका वेव नेचर मानो इलेक्ट्रॉन का कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में इक्वली डिस्पर्स कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसके बगल वाले कार्बन पे ले चले जाओ, sp ये वाला सेकंड नंबर वाला कार्बन, ये तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp आ रहा है, तो इसके इस पे sp आ रहा है, मतलब इसका इसका सेकंड नंबर वाला कार्बन का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा होगा, तो इसके पास कितने प्योर ऑर्बिटल बच रहे होंगे, 2, इसके पास एक py भी बच रहा होगा और एक pz भी बच रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने वही 2 दिखाए जो बच रहे, जो अनहाइब्रिडाइज है ना, तो एक तो मैंने दिखा दिया यही वाला p, अगर इसको मैं pz बोल रहा हूँ तो एक तो बेटा ये pz हो गया, ठीक है, और एक इसके पास ये वाला py वाला भी बच रहा होगा, ये मान लेते हैं py है, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल p ऑर्बिटल बनाते हैं, तो पहले कार्बन का py और दूसरे कार्बन का यही आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, अपर लूप और लोअर लूप दोनों आपस में ओवरलैप कर रही होगी, तो पहला पाई बॉन्ड तो ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, बोलो पहला पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है ना। और अच्छा इस पाई बॉन्ड का प्लेन क्या होगा,
तो ये py ऑर्बिटल है, और देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस मान लेते हो, क्योंकि x ऑर्बिटल px तो सभी में हाइब्रिडाइज होगा, चाहे sp हो चाहे sp2, तो ये मान लेते हैं चलो x, इसका सिग्मा बॉन्ड ये x एक्सिस के अराउंड होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना ये मान लेते हैं कि ये x एक्सिस, तो इसका प्लेन हो गया, इसका प्लेन बोलना पड़ेगा xy, है ना, मतलब समझ रहे हैं कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का प्लेन क्या हो गया, xy हो गया, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है। तो अब ये बताओ कि जो ये वाला सेकंड नंबर वाला पाई बॉन्ड है, ये सेकंड कार्बन पे जो पाई बॉन्ड है, इसका कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, वाई ऑर्बिटल, और लास्ट वाला कार्बन फिर से क्या है, sp2 है ना, देखो तीसरा कार्बन sp2 है, तो इसका भी एक बीच वाला ऑर्बिटल, एक्सक्यूज मी सर, जो बीच वाला कार्बन उसमें दोनों ऑर्बिटल पीवाई कैसे हो सकते हैं, जो एमपी मतलब जो पाई बॉन्ड बनाने वाला, एक को pz मानना पड़ेगा ना, दोनों py लिख दिया मैंने, ठीक ठीक, इसको pz माना, ठीक है, तो py तो खैर वो पाई बॉन्ड बना लिए दोनों के, है ना, py तो इंगेज हो गए, तो इसका खाली कौन सा पड़ा है, pz, और लास्ट कार्बन अगेन फिर से क्या है, sp2 है, तो इसमें शुरुआत के दो हाइब्रिडाइज हो गए, तो लास्ट में कौन सा बच रहा होगा, pz, इसका मतलब ये वाला जो है तीसरे कार्बन का ये pz है, और अब ये दोनों pz आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, है ना, समझ में आ रही बात, इसका मतलब जो ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका प्लेन प्रेडिक्ट कर सकते हो, है ना, तो ये pz ऑर्बिटल से बन रहा है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x है, तो ये zx प्लेन हो गया, या xz प्लेन बोल सकते हो, ठीक है, इसका मतलब अब ये आपको डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि पहला पाई बॉन्ड का प्लेन बेटा xy था, लेकिन जो दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है उसका प्लेन xy नहीं है, उसका प्लेन ही परपेंडिकुलर हो गया, yz हो गया, तो बेटा जब उसका प्लेन ही पलट गया, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, तो उस कार्बन पे अटैच जो दो ग्रुप होंगे वो भी उसी प्लेन पे तो लाई करेंगे ना, डबल बॉन्ड वाले प्लेन पे, तो उनका प्लेन भी क्या हो जाएगा, yz हो जाएगा, है ना, देखो इसी वजह से देखो यहाँ पे ये वाला प्लेन जो था डबल बॉन्ड का, ये वाला xy था, तो ये वाला जो प्लेन बन रहा है ना, जो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच का प्लेन है, वो परपेंडिकुलर है बेटा, वो है yz, तो इस वजह से ये a और b जो आ रहे हैं टर्मिनल पे, वो तो सेम प्लेन पे आ जाएंगे ना, yz प्लेन से, है ना, जिससे क्या हुआ कि ये वाले AB और ये वाले AB का प्लेन क्या हो गया, है ना, दोनों तरफ के टर्मिनल वाले AB का प्लेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इस वजह से इसका एक डायग्राम ऐसा बनता है, और इसमें ना तो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी ना इसमें सेंटर, ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो ये आपको पहचानना है कि जब भी दो डबल बॉन्ड लगातार अरेंज हो कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर, ठीक है ना, ये देखो इसका ऐसा डायग्राम भी बोल सकते हैं कि पहला मॉलिक्यूल ये है, और इसका अगर मिरर इमेज बनाए तो उसका मिरर इमेज पहले वाले मॉलिक्यूल के साथ सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, है ना, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या होते हैं, इनआइसोमर्स, इस वजह से ये जो एलीन होते हैं, एलीन आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, हाँ तुषार क्या समझ आया, हाँ बोलो बेटा, सर जो सेकंड वाला पाई बॉन्ड था उसका प्लेन तो ZX था ना, हाँ दूसरे वाले का हाँ ZX था, हाँ तो यहाँ पे ZX लिख लो, यहाँ पे YZ लिख दिया गया ZX, है ना, नीचे वाले के हिसाब से ही लिख लो आप, है ना, ऑर्बिटल डायग्राम ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है, ठीक है, वो तो मैंने ऊपर मान लिया था समझाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि 3 डबल बॉन्ड लगातार लगा दे, पाई बॉन्ड ऑड नंबर में अरेंज हो, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर की नॉन प्लेनर, तो देखो अभी हाँ ये प्लेनर हो जाए, इसमें एक ट्रेंड मिलेगा आपको, कैसे देखो आप इसमें देखो, अब पूरा डायग्राम मतलब वो ऑर्बिटल डायग्राम से रिजल्ट जो आ रहा है उसको यूज करो, देखो
इसमें मान लो कि ये दोनों ए बी, एज्यूम कर लो कि ये दोनों ए बी एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं, है ना, पहले ही से मान लो आप, ठीक है, ये दोनों ए बी किस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक्स। अच्छा, तो ये डबल बॉन्ड किस प्लेन पे लाई कर रहा होगा, एक्स वाई, क्योंकि जो इधर वाले ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के जितने एटम होते हैं वो सेम प्लेन पे होते हैं ना, ये सारे एंगल तभी तो 120 होते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों ए बी एक्स वाई प्लेन पे, तो ये भी एक्स वाई। अब अच्छा बताओ, जो अगला डबल बॉन्ड है उसका प्लेन क्या हो जाएगा, ZX हो जाएगा। तो फिर थर्ड वाले का फिर से क्या हो जाएगा, फिर XY। तो लास्ट में जो टर्मिनल पे ए बी आ रहे हैं उनका प्लेन क्या हो जाएगा, XY। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल फाइनली क्या हो गया, प्लेनर की नॉन प्लेनर, प्लेनर, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे जो ग्रुप है वो सेम प्लेन पे आ रहा है, ये भी XY प्लेन पे आ गया, ये भी XY प्लेन पे। तो इसमें अब बताओ प्लेनर सिमेट्री मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी, प्लेनर सिमेट्री मिल जाएगी, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ये लिख लो कि ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन एक बात और है, ये प्लेनर होने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं शो कर रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर देगा, बट कैन शो जीआई। क्योंकि जैसे इस समय देखो तो ये दोनों ए जितने भी पाई बॉन्ड हैं तीनों पाई बॉन्ड के एक तरफ आ रहे हैं, और अगर मैं इसी का एक तरफ के ए बी को इंटरचेंज कर दूं, मान लो राइट वाले कार्बन के ए बी को मैं इंटरचेंज कर दूं, तो उसका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, मतलब ये ए नीचे ले आओ बी ऊपर ले आओ तो वो ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये जीआई शो कर देते हैं, ये ओआई नहीं शो कर रहे हैं तो जीआई शो कर देंगे। लेकिन जो ये वाले थे जिसमें इवन नंबर में पाई बॉन्ड था, ये ओआई शो कर रहे थे, लेकिन प्लेन में ना होने की वजह से, क्योंकि जीआई शो करने के लिए प्लेनर होना जरूरी मॉलिक्यूल का, है ना, तो वहां पे वो जीआई नहीं शो कर रहे थे, तो लिख लो बट कैन शो जीआई, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इवन नंबर में पाई बॉन्ड है, कोई एलीन ऐसी है जिसमें इवन नंबर में पाई बॉन्ड है, तो वो नॉन प्लेनर होगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, है ना। और इवन नंबर में 2 पाई बॉन्ड है, जैसे हो सकता है आपको 4 पाई बॉन्ड लगा के दे लगा था, तो भी वो ये वो वाला केस कौन सा बन जाएगा, ऊपर वाला, हाँ, वो फिर परपेंडिकुलर प्लेन पे आ जाएंगे ये भी। नहीं, एलीन तो एक ग्रुप है, वो एलीन में वो सभी मॉलिक्यूल आते हैं जिसमें इवन नंबर में क्या आ जाते हैं, पाई बॉन्ड आ जाते हैं। क्यूमिलीन में ऑड नंबर में आते हैं, बस फर्क ये आते दोनों में कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में है। क्यूमिलीन तब बोलते हैं जब ऑड नंबर में पाई बॉन्ड हो, और एलीन तब बोलते हैं जब इवन नंबर में, ठीक है। तो एक जनरल कैटेगरी है बस। अब इसी में सेकंड ये एक क्लास आपको मैंने बताई कि एलीन आपको यहीं दिख जाए तो समझ जाएगा, एलीन में इवन नंबर में पाई बॉन्ड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऐसे एक केस बनता है स्पाइरन्स का, स्पाइरन भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। स्पाइरन में क्या होता है कि देखो रिंग, डबल बॉन्ड की जगह आपको रिंग दिखेंगी और स्पाइरो रिंग दिखेंगी। स्पाइरो रिंग आपने 11th में पढ़ रखा है कि जब 2 रिंग किसी एक कॉमन कार्बन से आके जुड़ जाती है, जैसे ये एक 4 मेंबर रिंग है और एक कॉमन कार्बन से आके यहाँ पे क्या हो गई, अटैच हो गई, तो इस ऐसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्पाइरो। इनके आईयूपीएसी में स्पाइरो वर्ड यूज होता है, या इस क्लास को स्पाइरन बोलते हैं, है ना। इस टाइप के कंपाउंड को स्पाइरन्स बोलते हैं। और स्पाइरन्स में भी अगर यहाँ पे अगर मैं एक ग्रुप लगा दूं ए, एक लगा दूं बी और एक लगा दूं ए, एक लगा दूं बी, तो बताओ ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर, ये भी नॉन प्लेनर होगा। ये बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलते हैं जैसा आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस रिंग को हटा के अगर डबल बॉन्ड लगाते, क्योंकि रिंग का भी DU1 होता है और डबल बॉन्ड का भी DU1 होता है, तो सेम एग्जांपल बन जाते हैं।
तो जैसे यहाँ पे मैं रिंग को हटा के 2 डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये सेम वही स्पाइरल एलीन वाला केस बन जाए, है ना। और जब डबल बॉन्ड लगातार 2 डबल बॉन्ड इवन नंबर में आ जाते हैं, है ना, इवन, तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो ये भी नॉन प्लेनर है, ठीक है इसको। लेकिन अगर आपको समझना है कि सर इसमें तो डबल बॉन्ड है नहीं, तो कैसे समझे, तो बहुत सिंपल है। देखो आप इस कार्बन पे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हम लोग इतना जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं, क्या वो एक ही प्लेन पर होते हैं ना, उसमें 2 बॉन्ड प्लेन पे होते हैं, एक वेज से अटैच हो जाता है, एक डैश से। तो इसमें भी वही सिचुएशन है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला ए वेज से अटैच है ना, और ये बी मान लेते हैं डैश से अटैच। तो ये वाले बॉन्ड कहाँ पे लाई कर जाएंगे, प्लेन पे, ठीक है ना। अब देखो फिर इसके बाद ये वाला कार्बन देखो, ये स्पाई जहाँ पे 2 रिंग कनेक्ट हो रही, ये भी तो sp3 है। तो अब इस कार्बन से जो 4 बॉन्ड निकल रहे हैं, उसमें से कोई 2 प्लेन पे होंगे, कॉपी के प्लेन पे या स्क्रीन के प्लेन, तो 2 में एक वेज एक डैश होगा। तो देखो जब हमने मान ही लिया कि ये वाला प्लेन पे है पूरा, तो फिर इधर वाला वेज या इधर वाला डैश होगा। तो इसमें एक को आप वेज मानना पड़ेगा, मतलब एक रिंग जो है इतना पार्ट वेज से कनेक्ट होगा, मतलब इतना हिस्सा बाहर आ रहा होगा, स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा, है ना। और ये वाला हिस्सा जो है ये स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर जैसा आपको दिखाया गया था, एक्चुअली रियलिटी ये है। इस समझ पा रहे हो इस रियलिटी को मतलब क्या है। इसमें ये वाली रिंग तो प्लेन में लाई करेगी, लेकिन ये वाली रिंग ऐसे ना हो कि ऐसे, हाँ, इतना हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है और ये डैश वाला अंदर की तरफ, ठीक है। एक रिंग ऐसे है और दूसरी रिंग ऐसे है, दोनों रिंग ऐसे नहीं है, जबकि देखने में लग रहा है कि दोनों ऐसे, एक रिंग ऐसे दूसरी परपेंडिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, क्लियर। तो इससे ये बताओ कि ये वाले AB और ये वाले AB का प्लेन क्या सेम होगा, क्योंकि ये वाले AB तो वेज डैश से कनेक्ट है, जबकि ये वाले AB नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो इनका प्लेन और इनका प्लेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगर ये मान लो कि XY है तो ये XY तो होगा नहीं, ये ZX हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या हो गए, नॉन प्लेनर हो गए, और नॉन प्लेनर हो गए तो इसको क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। इनका अल्फा क्या होगा, नॉन जीरो, ठीक है। लेकिन स्पाइरल में अगर ऑड नंबर में रिंग अटैच्ड हो, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे 3 रिंग अटैच कर दी और पूछा गया बताओ ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, इनएक्टिव। यस सही। ये वाला इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ओवरऑल प्लेनर होगा, है ना। उसको सेम वैसे ही समझ सकते हो जैसे ऊपर हम लोगों ने बनाया कि सपोज मान लो कि ये वाला कार्बन sp3 तो है ही है वो, तो इसमें AB को मान लो कि आप वे जो डैश से कनेक्ट करो, है ना, AB को किससे मान लो, ठीक है। देखो AB को मान लेते हैं वे जो डैश से कनेक्टेड, AB में A को मान लिया वेज से कनेक्ट है, या B, है ना, किसी एक को वेज से मान लो, किसी एक डैश, ठीक है। तो ये जो पहली रिंग है वो प्लेन पे आ जाएगी, है ना। लेकिन फिर ये वाला कार्बन हमारा sp3 है, तो अगर ये वाले बॉन्ड प्लेन पे है, इतना पोर्शन, तो यहाँ वाला रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी, मतलब सेकेंड वाली रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड वाली रिंग क्या हो जाएगी, पहले वाले के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। लेकिन अगर सेकेंड वाली आउट ऑफ प्लेन हो गई तो थर्ड वाली फिर प्लेन में आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये कार्बन फिर से sp3, अगर ये वेज ये डैश है तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड हो जाएंगे,
और ये नॉर्मल हो जाएंगे तो ये वाला फिर sp3 है, तो फिर ये वेज डैश फिर से हो जाएगा, है ना, क्योंकि लास्ट वाला फिर sp3 है, तो फिर इधर वाला रिंग प्लेन पे है, तो ए बी वेज डैश से कनेक्ट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन पे जो ए बी है, लास्ट कार्बन पे जो ए बी है, उनका प्लेन क्या हो गया, सेम, तो ये प्लेनर हो गया। और प्लेनर मॉलिक्यूल नेवर शो ऑप्टिकल, उसमें पीयूएस मिल जाएगी ना, प्लेनर मॉलिक्यूल में पीयूएस मिल जाएगी, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमरेज नहीं शो करेंगे, लेकिन ये जीआई Excuse me, शो कर sir. सकता है। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर अगर एक तरफ के बी और ए को इंटरचेंज कर दिया जाए हाँ तो फिर सर वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव? देखो आपका कहना है कि ये ए ओ बी इंटरचेंज कर दें, है ना? यस सर। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिलेगी, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। यस सर। हाँ, इसमें इधर जाओ तो देखो वो एक ही लाइन के लॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बी वेज से कनेक्टेड है, ये वाला बी डैश से। इसमें आप देखो तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो, है ना, है ना। तो ये वाली अगर ऊपर वाली सिस है तो नीचे वाली ट्रांस है, इसका मतलब सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है ना, इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ट्रांस वाला सीवस की वजह से सेंटर ऑप्टिकल, ऑफ सिमेट्री। हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मतलब जीआई तो ये शो कर रहे हैं, लेकिन ओआई नहीं शो कर पा रहे, चाहे उसका सिस फॉर्म देखें या ट्रांस। ठीक है, तो लिख लेना प्लेनर है, और इसलिए ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, है ना। लेकिन ये जीआई शो करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो स्पाइरल भी वैसे ही होते हैं जैसे आपके हाँ। अब इन्हीं को मिक्स करके एक क्लास बन जाती है साइक्लो एल्का डाई, उसमें एक रिंग एक डबल बॉन्ड, एक रिंग एक डबल, अल्टरनेट ऑर्डर में लगा दिया जाता है। तो वो कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं, वो दोनों का मिक्सचर मान लो, साइक्लो एल्का डाई, है ना। उसमें क्या होगा कि जैसे एक रिंग दिखेगी आपको, और कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को बता सकते हैं प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सर नॉन प्लेन। नॉन प्लेनर है ना, नॉन। ठीक है। तो सेम वही नॉन कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको लगाना है, ये मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर ही आएगा, है ना। कैसे नॉन प्लेनर आ रहा है, तो वही सेम सिचुएशन है यहाँ पे। देखो आप यहाँ से शुरुआत करो, ये वाला कार्बन पकड़ो sp3 है, ठीक है, तो इसके चारों बॉन्ड सेम प्लेन पे नहीं होंगे, तो एक ये ए बी को, ए को मान लिया वेस्ट से कनेक्टेड, बी को मान लिया डैश से, तो ये रिंग फिर प्लेन पे आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे कार्बन sp2 है, अब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के तीनों बॉन्ड प्लेन पे ही होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड का प्लेन वही हो जाएगा जो रिंग का प्लेन। तो अच्छा ये वाला कार्बन भी sp2 है, तो इसके भी तीनों बॉन्ड सेम प्लेन पे आएंगे, तो अगर जो प्लेन इसका है वही प्लेन इन दोनों का होना चाहिए, इसका मतलब ये ए बी भी हमारी कॉपी के प्लेन में ही आएंगे, है ना। लेकिन फाइनली अगर देखें तो हुआ क्या कि ये लेफ्ट कार्बन पे जो ए बी है वो वेज डैश से कनेक्टेड है, और राइट पे ये ए बी सेम प्लेन पे आ गए, तो परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई कर रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो ये वैसे ही सिमिलर एग्जांपल है, उसमें आप ऐसे पकड़, ठीक है, क्लियर है ना, आ रही बात समझ में? एक चलो अच्छा ये बताओ, अगर आपको समझ में आई क्या है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है?
इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, ठीक, गुड। तो ये इसमें ए भी, ये लेफ्ट वाले कार्बन पे भी राइट, वो दोनों सेम प्लेन पे आ जाएंगे, है ना, इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, वो वैसे ही चेक कर लेना आप लोग, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बट ये जीआई शो करेगा। ठीक है ना, सभी को क्लियर है? इसके बाद एक सिस्टम आता है बाईफेनिल सिस्टम। हाँ, चौथा केस होता है ऐसे लिखो, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफेनिल। सर, अगर हाँ बेटा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वरना इनएक्टिव होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या इवन नंबर ऑफ रिंग बोल सकते हो, या डबल बॉन्ड और रिंग की खिचड़ी, है ना। यस सर। तो वो कॉन्सेप्ट तीनों क्लियर, अगर लास्ट में चाहो तो इसको समराइज भी कर लो, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या फिर इवन नंबर ऑफ रिंग्स या डबल बॉन्ड रिंग अल्टरनेट में इवन नंबर में है, तो वो सब ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑड नंबर में डबल बॉन्ड, ऑड नंबर में रिंग, ऑड नंबर में रिंग और पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में, तो वो सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना, उसको लास्ट में समराइज भी कर सकते। अब इसमें एक लास्ट में ये भी डिफरेंट टाइप की क्लास होती है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफेनिल कंपाउंड। ठीक है, कभी आपको बाईफेनिल कंपाउंड दिखे, बाईफेनिल क्या होते हैं पता है? बाई मतलब दो है ना, फेनिल मतलब बेंजीन रिंग, तो एक ही मॉलिक्यूल में दो बेंजीन रिंग आपको दिखने लगेगा, और दोनों रिंग किसी एक कार्बन से कनेक्टेड हो इस तरह से, तो ऐसे कंपाउंड को बाईफेनिल कंपाउंड बोला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाईफेनिल। इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों एक ही है, आईयूपीएसी में भी बाईफेनिल बोलते हैं, आईयूपीएसी कॉमन नेम में भी बाईफेनिल। अच्छा, ये बाईफेनिल बताओ प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? क्यों? हाँ? सर इस वक्त प्लेनर है। इस समय प्लेनर है ये। यस सर, रेजोनेंस हो रहा है। प्लेनर है, अभी दोनों फेनिल एक ही प्लेन पे है ना, ऐसे या ऐसे मान लो, दोनों का प्लेन ये मान लो या ऐसे मान लो, इस समय प्लेनर है। बाईफेनिल रिंग्स प्लेनर होती हैं, अभी कोई समस्या नहीं। समस्या कब आती है? तो अभी देखो, अभी ये प्लेनर है ना, अभी कोई दिक्कत वाली बात। प्रॉब्लम तब डेवलप होती है कि अगर SIR है। हाँ, वो SIR इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन बाईफेनिल रिंग की आर्थो पोजीशन देख लो। आर्थो पता है ना कि जिस कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है उसके पड़ोस वाली पोजीशन आर्थो, ये दोनों तरफ आर्थो है, एक है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, आर्थो के पड़ोस वाली मेटा, मेटा के पड़ोस में पेयर जाएगा। ठीक है, तो इसमें बाईफेनिल रिंग में बोलते हैं कि इनकी आर्थो पोजीशन पे अगर कोई आप फंक्शनल ग्रुप लगा दे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे पढ़ते हैं, बस हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, तो बाकी कोई भी ग्रुप, मेथिल लगा दो, एथिल लगा दो, नाइट्रो लगा दो, SO3H लगा दो, COOH लगा दो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं कोई भी दो लगा दो, है ना। तो होता क्या है, जब ये सिचुएशन हो जाती है तो यहाँ पे बीच में कैविटी बहुत कम होती है। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे बीच में जो ये कैविटी होती है ना, ये कैविटी बहुत कम होती है ना। ये डायग्राम में तो तब भी मैं ज्यादा दिखा रहा हूँ, लेकिन जब इसको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर करते हैं तो कैविटी बहुत ही कम आती है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी छोटे से छोटा ग्रुप भी लगा दे, जैसे मेथिल मेथिल भी लगा दे, तो वो दोनों एक दूसरे की वांडर वाल रेडियाई पे आ जाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे कैविटी इतनी कम होती है कि जैसे ये ए और ये सर्कल से मैं इनकी वांडर वाल रेडियाई को दिखा रहा हूँ, तो ये हर ग्रुप की अपनी वांडर वाल रेडियाई होती है, तो ये दोनों एक दूसरे की वांडर वाल रेडियाई पे आने लगते हैं। और जब भी दो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे की वांडर वाल रेडियाई पे आ जाते हैं तो हो क्या होता है वहां पे पता है? हाँ, वहां पे स्टेरिक रिपल्शन डेवलप होने लगते हैं,
क्योंकि देखो इसके बॉन्ड पेयर उसकी बॉन्ड पेयर के रीजन में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने ए लिखा है, लेकिन ए में एक ही एटम, तो मान लो मेथिल है तो मेथिल के साथ 3 हाइड्रोजन भी तो होंगे, उनके 3 बॉन्ड पेयर भी तो होंगे, तो एक ग्रुप के बॉन्ड पेयर दूसरे ग्रुप के बॉन्ड पेयर के रीजन में आने लगते हैं, जिनके बीच में उनके बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाते हैं। मान लो उनके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन बढ़ जाते हैं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को ही मिला जुला के वांडर वाल रिपल्शन बोल देते हैं। और ये वांडर वाल रिपल्शन जब बढ़ जाते हैं तो वांडर वाल रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, है ना, क्योंकि रिपल्शन बढ़ते हैं तो अनस्टेबिलिटी आती है, तो इसको हाँ मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन क्या होता है, फ्री होता है, एक रिंग घूम जाएगी, ये दोनों में कोई एक रिंग, जैसे ये वाले दोनों से थोड़ा सा घूम जाएगी, इतना रोटेट हो जाएगी कि ये दोनों जो ये ग्रुप लगे ये थोड़ा सा वाटर रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है, जहां पे वाटर रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगी उतने डिग्री से घूम जाएगी। ऐसा नहीं कि 90 पे घूम जाएंगे, हमेशा 90 पे कभी नहीं घूमते, लेकिन सेम प्लेन पे नहीं रहेंगे, है ना, आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी देखने को मिलती है, ये बाइफेनिल कंपाउंड कि आर्थो पे जब ग्रुप आते हैं तो ये रिंग ये जो कंपाउंड होते हैं नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इस समय प्लेनर दिख रहे हैं लेकिन ये प्लेनर रह नहीं जाते, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, SIR इफेक्ट बोल दो, या वही स्टेरिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, है ना, ग्रुप भी बहुत समझदार होते हैं, और ये एक समझदार लोगों का काम भी होता है। मान लो आपकी किसी से नहीं पट रही है, नहीं बन रही है, तो आप क्या करोगे, आप किनारा कर लोगे उससे। मान लो डेली झगड़ा हो रहा है, नहीं डेली मारपीट हो रही है, तो क्या होगा फिर, है, तो वही बात है कि यहाँ पे वही सिचुएशन है कि यहाँ पे ये एक रिंग एडजस्ट करेगी तो ये एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, जिससे वो रिपल्शन थोड़े से कम हो, डिस्टेंस बढ़ेगी रिपल्शन कम हो जाएगी। हाँ बताओ। हाँ ये जरूरी, ठीक है, क्योंकि अगर यही ग्रुप मेटा पे लगा देंगे तो डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ आपको मैं 3 ग्रुप बताता हूँ ऐसे जो जिसमें केवल एक आर्थो पे भी है तो भी SIR इफेक्ट लगने लगता है, SO3H, COOH और टर्सरी मेथिल, है ना, टर्सरी एमीन सॉरी। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक रिंग पे लगा हुआ है तो भी आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, लेकिन इन तीनों को छोड़ दो तो बाकी तो दोनों आर्थो ब्लॉक होनी चाहिए, दोनों रिंग की आर्थो ब्लॉक हो पाते, हाँ ये तभी हो पाएगा, है ना। लेकिन जैसे एक SO3H है और एक तरफ केवल H है तो वो H और SO3H भी वांडर वाल रेडियस, SO3H इतना ज्यादा बल्कि है कि वो केवल H के रिस्पेक्ट में भी वांडर वाल रिपल्शन लगने लगता है उनके बीच में। नहीं वो 2 वाला केस रेयरेस्ट होता है जो उसने पूछा है, वैसे नॉर्मली आपके सिलेबस में वो 4 वाले ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 2 वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो नहीं देखो वो SIR इफेक्ट वहां पे हम लोग आपको शायद उसके इसमें पढ़ाया होगा बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में, हाँ बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में हैलोजेंस के रिस्पेक्ट में SIR नहीं होता, तो ये केस ही अलग है। इसमें जब 2 रिंग अटैच है तो ये बीच में कैविटी इतनी कम होती है कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को छोड़ दो तो जनरली सभी ग्रुप के बीच में SI इफेक्ट लगने लगता है ना, वो केवल बेंजोइक एसिड के लिए बोला जाता है वाला पॉइंट, है ना, ठीक क्लियर है बात, है? तो जब ये आउट ऑफ प्लेन हो सर जाएगा अगर तो इसमें अगर प्लेनस ए पे नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी सर अगर ए पे फ्लोरीन लगा देंगे तो फिर होगा कि नहीं, ए और बी? नहीं होगा बिल्कुल होगा, अगर ए पे फ्लोरीन लगा देंगे और ए और बी दोनों जगह फ्लोरीन अगर लगा देंगे तो होगा, लेकिन किसी एक जगह लगाएंगे तो नहीं होगा, है ना। सर एक बार एग्जांपल दे दो बेंजीन एंड साइक्लोपेंटेन,
सर लेकिन सर हम लोगों को जो सर ने पढ़ाया था उसमें बताया गया था कि फ्लोरीन, OH और NH इन तीनों को छोड़ के। नहीं, ये बाइफेनिल वाला सिस्टम में नहीं बताया गया होगा। वो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वो आपको बता दिया होगा बेंजोइक एसिड या एनिलीन के केस में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, आर्थो इफेक्ट में बताया गया होगा। तो आर्थो इफेक्ट में सेकेंड पीरियड के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे OH, फ्लोरीन, NH2, वो नहीं शो करते, मतलब उनमें SI इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, इग्नोर करना होता है ना। लेकिन यहाँ पे बाइफेनिल में नहीं है, मतलब बाइफेनिल केस में ऐसा नहीं बोल सकते। बाइफेनिल में फ्लोरीन अगर लगा देंगे ना तो भी वो वान डेर वाल रेडियाई पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली कैविटी बहुत कम होती है बीच में दो बाइफेनिल रिंग के बीच। हाँ, लेकिन पोजीशन भी मायने रखती है। दोनों ये ग्रुप आर्थो पे ही लगे होने चाहिए। मेटा पे बैठाल देंगे, मान लो एक एग्जांपल पे यही दोनों मेथिल मेटा पे बैठाल देंगे तो बेटा कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ये वाला नॉन प्लेनर होगा, ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल ये बना लो जिसमें यही मेथिल बैठाल दो मेटा पे, तो ये वाला एग्जांपल क्या होगा, इसको प्लेनर बोलेंगे कि नॉन प्लेनर बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई SIR इफेक्ट नहीं लग रहा है, ये वाला प्लेनर है ना। इसमें रिंग आउट ऑफ प्लेन नहीं हो रही सेकंड एग्जांपल में, लेकिन इसमें एक रिंग घूम जाएगी, है ना, ठीक है। अच्छा, MS चौहान जब आप लगाओगे तो उसमें ऐसे और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें ट्राइफेनिल के भी एग्जांपल उन्होंने कुछ सिलेक्ट करके डाले। तो यही चीज एक्सटेंड कर लो कि एक बेंजीन की जगह 3 बेंजीन लगा दो, 2 तो लगी, एक और लगा दो, है ना, और दोनों की आर्थो पे ग्रुप लगाते चले जाओ तो बीच वाली रिंग पे सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट पड़ेगा, लेफ्ट वाली रिंग से भी पड़ेगा, राइट वाली रिंग, तो लगभग वो आउट ऑफ प्लेन हो जाती है। कौन सा? हाँ, वो भी नॉन प्लेनर हो जाएगी, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो ये बस ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि एक बार आप देख लोगे तो आपको याद रहेगा कि कहाँ पे ठीक है। जैसे ये 3 फेनिल रिंग लगा दी मैंने, है ना, और यहाँ पे कोई भी 2 ग्रुप लगा दो, AB AB, तो ये वाला एग्जांपल भी नॉन प्लेनर हो जाएगा। इसमें बीच वाली रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी पूरी तरह, मतलब लगभग परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई करने लगती, लगभग 90 डिग्री पे आ जाती है। इसमें इतना ज्यादा नहीं घूमेगी, एग्जैक्ट 90 पे नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये वाले एग्जांपल में बोलते हैं कि जो मिडिल वाली रिंग है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई करने लगती है, मिडिल वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट मिडिल वाली रिंग में ही लग रहा होगा। वो दोनों तरफ से लग रहा होगा ना, राइट वाली रिंग की तरफ से भी लग रहा होगा, लेफ्ट वाली रिंग की तरफ से भी लग रहा होगा, है ना। तो ये वाली इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, और ये भी क्या हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। तो बस यही कुछ एग्जांपल हैं जिनको मतलब आपको कभी दिखे तो आप आंसर दे दीजिएगा। सर अगर 2 ही जगह लगे हो ग्रुप्स तो भी आउट ऑफ प्लेन होगा? 2 वाला अलग से आप लोगों को बता देता हूँ। देखो 2 वाले में 3 एग्जांपल बनते हैं केवल, जिसमें 2 ग्रुप की वजह से भी आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। उसमें चारों आर्थो पे ग्रुप ना भी लगे हो तो भी हो जाता है ना। तो उसको अलग से लिख लो आप। देखो इसमें जैसे इधर A लगा हुआ है तो इधर A लगा हुआ है, ठीक है, तो दोनों रिंग के एक एक आर्थो पे लगा हुआ है,
तो ये वाला भी ऑप्टिकली ये आउटर प्लेन हो सकता है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप इनमें से कोई हो, जैसे SO3H हो, है ना, या COOH हो, या फिर टर्सरी अमीन हो, तो ऐसा पॉसिबल है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये ग्रुप काफी ज्यादा बल्की होते हैं, इतने ज्यादा बल्की होते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन है और ये जो A है ना, वो दोनों एक दूसरे की वांडा वाल रेडियस पे आने लगते हैं, इस वजह से वो आउटर प्लेन हो जाती है ना। अदरवाइज अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन है तब तो नहीं आ पाते हैं वो वांडा वाल रेडियस पे, लेकिन एक तरफ अगर इनमें से कोई बल्की ग्रुप है, दूसरी तरफ अगर केवल हाइड्रोजन भी अकेला है तो भी आउटर प्लेन हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये एग्जांपल बहुत रेयरेस्ट एग्जांपल है, ये मतलब हो सकता है आपके सिलेबस में पूछे नहीं जाएंगे। आपके सिलेबस में टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड वाले है ना, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड वाले है तो NMe3 ट्राई मेथिल एमीन, ठीक है, एमी मतलब मेथिल है, ठीक है, क्लियर। बस इतने एग्जांपल हैं जो आंसर अगर ये जो ए लगा है वो एक ही तरफ हुआ तो फिर कोई भी ग्रुप होगा तो हो जाएगा ना। अगर ए एक ही तरफ लगे हुए हैं दोनों ए, यस और कोई और ग्रुप है मतलब इनके अलावा है तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर वो इन्हीं में से हैं और दोनों एक तरफ भी लगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो हाइड्रोजन है ही है, ड्यूटी में हो जाएगा, हाइड्रोजन से थोड़ा सा हल्का सा बल्कि होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन सबसे लीस्ट बल्कि तो हाइड्रोजन ही होता है, जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट में भी SiR लग रहा है इस केस में, तो इससे ज्यादा बल्कि हुआ तो लगेगा, मतलब ड्यूटर में लगी जाए, उसमें सोचने वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गई बात, बोलो भाई। अच्छा, अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर कैसे निकालते हैं, आपको कई बार इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा आपको पूछे आते हैं। तो इसमें देखो 4 रूल होते हैं टोटल, ठीक है, वो 4 रूल बस पता होने चाहिए, तो उसमें हर तरह के क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। देखो रूल पहले समझ लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, ए मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक, एक मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक, अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया है वो अगर कैसा है, एसिमेट्रिक टाइप का, एसिमेट्रिक मतलब आप ऐसे देख लेना कि बीच से उसको कट करना इमेजिनरी प्लेन से, और अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो रहा हो, है ना, तो समझ जाना वो एसिमेट्रिक है वो, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है ना, या फिर इसने जैसे लिखा है इफ बोथ एंड ऑफ कार्बन इज डिफरेंट, या केवल आप दोनों एंड देख लेना, स्ट्रक्चर के एंड पे अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, या प्लेन ऑफ सिमेट्री ना दिख रही हो, सीधे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक कर सकते हो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ना दिख रही हो तो वो मॉलिक्यूल हमारा एसिमेट्रिक माना जाएगा। और उस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इस फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना, यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूले आप लगा सकते हो, वो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे 2 की पावर n से निकालने। अच्छा n यहाँ पे क्या है, n है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, है ना, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर ACC बंद है क्या सवाल, ये चल रहा है, चला रहे हैं, क्योंकि गर्मी हमें को ज्यादा लग रही है, आप लोग भी लगी रही होगी। फैन भी एक ही चल रहा है, देखो इसमें n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या हो सकते हैं, देखो स्टीरियो सेंटर बेटा ऐसा कोई भी सेंटर जिसके अबाउट GI शो हो सकती हो, है ना, वो स्टीरियो सेंटर काउंट किया जाएगा, या ऐसा कोई भी सेंटर जिसके अबाउट OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरी शो हो रही हो, है ना, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। या एक सूडो काइरल भी केस होता है, अभी बताते हैं सूडो काइरल क्या होता है। तो ये 3 कंडीशन में ये तीनों सेंटर स्टीरियो सेंटर में काउंट होते हैं। देखो कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ इससे और क्लियर हो जाए आपको। जैसे GI सेंटर में ये वाले केस,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट अगर GI शो हो रही हो तो इसको एक GI सेंटर हम लोग बोल दिया करें, है ना, अगर इस तरह की सिचुएशन है। या कार्बन डबल बॉन्ड N के अबाउट अगर कभी GI शो हो रही हो तो इसको हम लोग पूरा एक क्या काउंट कर लेंगे, इसको पूरा बेटा एक GI सेंटर काउंट कर लिया करेंगे। अगर जो स्ट्रक्चर दिया उसमें कहीं पे N डबल बॉन्ड N छुपा हुआ है तो N डबल बॉन्ड N के अबाउट भी क्या शो होने लगती है, GI शो होने लगती है ना, तो इसको भी बेटा हम लोग GI सेंटर मान लेंगे। या आपकी कोई रिंग विंग हो, जैसे मान लो 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर या 6 मेंबर या 3 मेंबर, और उसके अबाउट GI शो हो रही हो, है ना, उसको पूरा एक क्या मान लेंगे, GI सेंटर, है ना। और कोई ऐसा GI सेंटर जो जानते हो आप लोग जिसके अबाउट GI शो हो सकती है? सर 8 मेंबर रिंग, 7 से ज्यादा एल्कीन। हाँ बहुत बढ़िया। अगर 7 मेंबर रिंग से ज्यादा तो सीधे 8 मेंबर मान लेते हैं। सपोज 8 मेंबर रिंग पे डबल बॉन्ड हो तो उसके अबाउट भी GI, एक वो GI सेंटर काउंट कर लिया है। ये वही आपको काउंट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से सेंटर बैठे हुए हैं जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो ये सब GI सेंटर है, लेकिन स्टीरियो सेंटर में GI सेंटर एज वेल एज OI सेंटर दोनों काउंट किए जाते हैं। तो OI सेंटर में कौन कौन से आते हैं, तो OI सेंटर में तो एक काइरल कार्बन वाला केस हो जाएगा कि जितने काइरल कार्बन होंगे उतने OI सेंटर तो हो ही जाएंगे, है ना। तो काइरल कार्बन कंटेनिंग सेंटर, ठीक है, तो काइरल कार्बन जितने होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, OI सेंटर, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और किस सेंटर के अबाउट हो सकती है, आज हम लोग ने कुछ और भी सेंटर पढ़ लिए। एलीन, एलीन में लगातार 2 डबल बॉन्ड कभी दिखे तो इसको पूरा एक GI सेंटर गिन लेना आप, नहीं इसको थोड़ा पूरा एक OI सेंटर गिन लेना, क्योंकि एलीन के अबाउट भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाती है ना। और इसके अलावा और क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्पाइरन, है ना, काफी पढ़ लिया हम लोगों ने, मतलब सारी पढ़ लिए, कोई छोड़ा नहीं हम लोग। तो स्पाइरन सिस्टम अगर स्ट्रक्चर में मौजूद हो तो उसको पूरा एक OI सेंटर मान लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा OI सेंटर है। और ये साइक्लोएल्काडाइन वाला केस भी, और एक ये बाईफेनिल जो लास्ट में पढ़ा है ना, बाईफेनिल की आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफेनिल, तो ये सब OI सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, क्यूमिलीन को GI में गिन लेंगे, बिल्कुल सही। तीन, जिसमें 3 डबल बॉन्ड है उसको OI सेंटर तो नहीं बोल सकते लेकिन GI सेंटर बोल सकते, है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इतने ही OI GI सेंटर होते ही, ठीक है। और ये ऐसा तो नहीं कि वो सारे एक ही आ जाएंगे, एक स्ट्रक्चर में या तो एक कोई आएगा या कोई 2 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। वो मैंने सारे लिख दिए जैसे आपको याद रहे, ठीक है ना। एक ही एग्जाम्पल में कोई एक ही आएगा या 2 आएगा, सारे कभी नहीं आएंगे। अच्छा, फिर इसी में एक फॉर्मूला है कि जब ये वाला सिचुएशन होता है, जब मॉलिक्यूल हमारा एसिमेट्रिक होता है तो उसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n होते हैं, लेकिन मीजो फॉर्म एक भी नहीं बनती है क्योंकि इसमें सिमेट्री मिल ही नहीं रही होती है ना। एसिमेट्रिक पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, तो इस वाले केस में बेटा मीजो फॉर्म पूछे तो 0 बोल दिया करना। हाँ, रेशमी मिक्सचर बन जाएंगे अगर ऑप्टिकली एक्टिव, अगर उसके n ऑप्टिकल सेंटर है ना, n ऑप्टिकल सेंटर है तो उसके रिस्पेक्ट में रेशमी मिक्सचर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, क्योंकि आधे डेस्ट्रो होंगे आधे लीवो होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो n केवल कौन से लेना, इसमें केवल ऑप्टिकल सेंटर वाले गिनना, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर केवल ऑप्टिकल ऐसा ये कंप्लीट रेशमिक मिक्सचर है। हाँ, ये कंप्लीट रेशमिक, यहाँ पे ओनली रेशमिक मिक्सचर है तो वो कंप्लीट रेशमिक मिक्सचर है ना, ठीक है। तो ये इसमें अब जैसे कुछ एग्जांपल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो फॉर्म ये उसी ऊपर वाले केस में
टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n, मीजोफॉर्म 0 और रेशमी मिक्सर 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, है ना, मतलब उसी वाले पार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है ना। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो ये कुछ स्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन में पढ़िए क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स शोन बाय द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपसे सीधे सीधे स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर ही पूछ रहा है। अब जैसे पहला स्ट्रक्चर देखो ये वाला, ठीक है, इसमें देखो कितने स्टीरियो सेंटर है। सब पहले तो इसमें एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक देखना पड़ेगा ना, तो ये एसिमेट्रिक है ना। हाँ पहले देख लो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले तो ये देख लेना जी, पहले इसको कट्टा मारो बीच से, तो इसको बीच से कट्टा मारने में दिख रहा है कि सिमेट्री नहीं मिल रही है ना, हम मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, एसिमेट्रिक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 की पावर n, है ना। फिर अब n की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए देखो कि कितने स्टीरियो सेंटर है, 2 है ना, इसमें 2, हाँ 2 हो जाएंगे, 2 ऑप्टिकल से, एक्चुअली ये 2 काइरल कार्बन है और ज्योमेट्रिकल सेंटर तो कोई है ही नहीं, है ना, जिनके अबाउट जीआई हो रही है। तो सीधे सीधे n की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। इस एग्जांपल में n जो है 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 4 है ना, ठीक, क्लियर। अच्छा वो 4 में अगर आपको लग रहा है सर 4 में कौन से 4 होंगे, तो उसको ऐसे बोल लो कि एक बार इस काइरल कार्बन के अबाउट आर कॉन्फ़िगरेशन बन रहा हो और इसके अबाउट भी आर बन रहा हो, तो वो उन 4 में से पहला केस हो जाएगा। फिर पहले वाले के अबाउट आर, दूसरे वाले के अबाउट एस, दूसरा, अब पहले वाले के अबाउट एस, दूसरे वाले के अबाउट आर, और तीसरे चौथे केस में दोनों अबाउट एस। तो ये पूरा, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो वो 4 इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो नंबर पूछ रहा तो सीधे नंबर ही बताएंगे हम लोग, है ना। अच्छा तीसरे वाले में चेक करके बताओ, इसमें कुछ कितने बन रहे, पहले देखो हाँ सिमेट्री है कि नहीं है, 20 से कट करके देखो, है ना, सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 की पावर n, और n की वैल्यू कितनी है ना, इसमें तीनों ऑप्टिकल सेंटर ही दिख रहे हैं। 2 की पावर 3 में आगे कितने, 8, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 8 हो गए। अब विद्युत बेटा समझा, क्लियर समझा, ये वाला बताओ तुम्हें, चलो ये थर्ड वाला, इसमें पहले बताओ कि सिमेट्री है कि नहीं है, ऐसे कट करके देखो, नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें स्टीरियो सेंटर का नंबर इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अब n की वैल्यू बताओ कितनी है, n का नंबर क्या होगा, मतलब स्टीरियो सेंटर, हाँ ध्यान से देखो थोड़ा, फाइव होगा, अरे अभी तो सही बता रहे थे, 4 ही है इसमें, 5 का है। हाँ, देखो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो ये काइरल नहीं होगा, और ये CHO मतलब समझो एल्डिहाइड है, ये तो sp2 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज तो काइरल होता है। तो इसमें 4 ही है, तो 2 की पावर 4 कितने बन गए इसके स्टीरियो आइसोमर, 16, है ना। ये एक्चुअली ग्लूकोज ही लिखा हुआ है, ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर होते हैं, 16 नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। कभी कोई पूछे ग्लूकोज के कितने हैं, तो बेटा 16 बनते हैं, ठीक है। जैसा ये वाला एग्जांपल देखो, ये 4 नंबर वाला 3 स्टीरियो सेंटर, बहुत बढ़िया। इसमें स्टीरियो सेंटर देखो, इसमें एक तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका GI सेंटर हो गया पूरा पूरा, और ये 2 आपके काइरल कार्बन हो गए, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर में दोनों जोड़े जाते हैं, GI सेंटर प्लस OI सेंटर, 3। और अब देखो सिमेट्री तो नहीं दिख रही है बीच में, तो सिमेट्री नहीं है ना, तो सिमेट्री नहीं तो किससे निकलेगा, 2 की पावर n,
2 की पावर 3 8। हाँ, अब वो फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये रूल नंबर 2 है। देखो, अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री मिल जाए कभी, ठीक है, ये वाला नीचे आ भैया, इफ ए मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल देन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, इससे निकलेगा, है ना। लेकिन इसमें भी n क्या होना चाहिए? ये भी तब लगा सकते हैं जब ये n इवन हो, और इस केस में मीजो फॉर्म बनेगी, क्योंकि सिमेट्री होगी तो कुछ में अल्फा 0 भी आने लगेगा, है ना। तो कुछ फॉर्म मीजो बनेगी, वो एग्जैक्टली ये वाली मीजो होती है, ये इतनी पूरी मीजो है, और इसमें ऑप्टिकली एक्टिव ये वाले होते हैं। वो दो अलग अलग प्लस में लिखा हुआ है ना, तो ऐसे समझो कि इस फॉर्मूले में ये वाली फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है और ये वाली मीजो, तो इसी फॉर्मूले में याद रहेगा आपको, ठीक है ना। क्लियर? अच्छा, इसमें रेशमी मिक्सर नहीं लिखा हुआ है, बताओ, बता दे तो इसमें रेशमी मिक्सर का नंबर कितना होगा? तो जितनी ऑप्टिकली एक्टिव आ रही है उसके आधे रेशमी मिक्सर। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2 की पावर n माइनस 1 फिर डिवाइडेड बाई 2 और कर दो, ठीक है। 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 पावर n माइनस 2, है ना। वो लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए, ऐसे ही रूल नंबर 3, 2 रूल और हैं, 3 और 4, टोटल 4 रूल होते हैं, है ना। ये दो फर्स्ट सेकंड वाले एक बार कर लीजिएगा, ये कुछ एग्जांपल मैंने डाले हुए, एक बार इनको भी अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। चलो, अच्छा, फिर आगे फिर अब तक एक ही क्लास बचा, एक क्लास में हो जाएगा, लास्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।